भैया ये क्वेश्चन है ना सबसे तगड़ा क्वेश्चन है। चलो पहले दो चार वैसे वाले करा देता हूं, जेई मेंस के स्टेटमेंट वाले, फिर करेंगे ये वाला। ये बताता है कि वेव थ्योरी गलत कैसी है, ये बताता है क्वेश्चन की वेव थ्योरी गलत कैसी है। ठीक है, तो ये भी करेंगे, एनसीईआरटी है पुरानी एनसीईआरटी का। आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड है, इजी है चैप्टर। जेई मेंस का पीवाईक्यू है 2023 जेई मेंस 13 अप्रैल। आंसर बताते जाएंगे जल्दी से चैट में आंसर बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेटमेंट 1 है स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन पावर ऑफ लाइट सोर्स। तो हम पावर बढ़ाते हैं अगर लाइट सोर्स की, एक 10 वॉट का लाल बल्ब और 100 वॉट के लाल बल्ब में इंटेंसिटी का फर्क होता है। तो पावर डज नॉट डिसाइड द फ्रीक्वेंसी, पावर बेसिकली मींस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं लाइट सोर्स की पावर पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंडेंट नहीं है, डज नॉट डिपेंड। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है बताइए, ट्रू और फॉल्स? पहली स्टेटमेंट जल्दी बताइए, ट्रू और फॉल्स। तो आइडियली वो ये पूछ रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, नहीं बेटा, पावर से इंटेंसिटी डिसाइड होती है और इंटेंसिटी से नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिसाइड होते हैं, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन से करंट डिसाइड होता है। ठीक है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिसाइड नहीं होता, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पावर पे डिपेंडेंट नहीं है, इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट 1 ट्रू है बेटा, है ना, ट्रू है ये। स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉर अ गिवन मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। बताइए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है ना। अगर आप वेवलेंथ कम करें या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम करें या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है बच्चों। ठीक है, स्टेटमेंट 1, बोथ स्टेटमेंट 1 ना दोनों सही है बेटा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। बताओ ना, काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है क्या? वेवलेंथ चेंज करोगे तो लाइट की एनर्जी चेंज हो जाएगी, है ना, लाइट की एनर्जी चेंज हो जाएगी, और अगर लाइट की एनर्जी चेंज हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी ना बेटा, सही तो है बिल्कुल। ठीक है, बहुत ट्रू है। चलिए आगे देखें, राइट। आंसर इधर उधर हो सकते हैं हमारे यार, है ना, तो आंसर की मतलब जो मैं बता रहा हूं वो सही है, इधर प्रिंटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा इधर उधर। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। आइए, अब क्या है कहानी आगे की, आगे की कहानी है बच्चों, थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड लाया हूं क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 है आउट ऑफ माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेज आर दी मोस्ट इफेक्टिव फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटालिक सरफेस। क्या ये बात सही है बताइए? देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, यूवी, विजिबल में भी क्या होता है, विबग्योर, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स, और उसके बाद लास्टली रेडियो वेव्स, है ना। तो ये इंक्रीजिंग लैम्डा है, वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग लैम्डा। ठीक है, डिक्रीजिंग एनर्जी इसकी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है इसकी। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी यहां से होती है, उधर मिनिमम एनर्जी होती है। ठीक है, उधर होती है मिनिमम एनर्जी, ओके, उधर होती है मिनिमम एनर्जी। तो भाई सबसे इफेक्टिव तो वो रहेगा ना, सबसे इफेक्टिव तो वो रहेगा बच्चों जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है। तो इन तीनों में, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट में, अल्ट्रावायलेट की एनर्जी मैक्सिमम है, तो मोस्ट इफेक्टिव रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा, वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है, आउट ऑफ माइक्रोवेव्स अल्ट्रावायलेट रेज मोस्ट इफेक्टिव होगी, सही है। अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। गलत है बेटा ये स्टेटमेंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली मतलब ऐसे नहीं होता, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, बट ये जरूरी नहीं है कि डबल करने पे डबल ही हो। लीनियरली बढ़ती जरूर है बट डबल करने पे डबल नहीं होती, ये याद रखिएगा। ठीक है,
तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरी फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, डी पार्ट करेक्ट है बच्चों। आई होप आपको समझ आया। आगे बढ़े, चलिए आइए ये वाला देखिए, जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2024। अच्छा क्वेश्चन है, आइए ट्राई करते हैं। जेई मेंस 2024, ठीक है, जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, देखिए बच्चों। ठीक है, जेई मेंस 2024, बताइए जना आंसर, सोचिए क्या हो सकता है, सोचिए बच्चों क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से सोचिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि व्हाट वुड बी द आंसर, जल्दी बताइए। हाँ जी बोलिए बच्चों, अरे बोलिए ना। जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, नीट लेवल वाले लेके आया हूं, दो तीन बहुत बढ़िया भी हैं, बहुत प्यारे वाले भी हैं। अच्छा 2i कैसे हो गया, रुकिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी कुछ फोकल लेंथ है, अच्छी बात है भाई, फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ 40 है, ओके। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। भाई एक मेटल पे ही लाइट फॉल करा रहे हैं हम इसकी मदद से, मतलब कोई लाइट आ रही है उसे हमें किसी मेटल पे इंसिडेंट करा रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, ओके। कोई लाइट आ रही है, हम उस लाइट को ना बच्चों इस मेटल पे फेंक रहे हैं, ओके, हमने इस लाइट को ना मेटल पे फेंक दिया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेंस इज रिप्लेस बाय अनदर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा ये पुराने कमेंट्स लिख रहे हैं, लगता है थोड़ा स्लो चल रहा है इनका चैट, है ना, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉन्वेक्स लेंस हैविंग सेम डायामीटर, सेम डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, ये अपर्चर को डायामीटर कहता है, ये डायामीटर होता है, अपर्चर, अपर्चर। आपने कॉन्वेक्स लेंस को एक और कॉन्वेक्स लेंस से रिप्लेस करा प्यारे बच्चों, है ना, जिसका सेम अपर्चर है। फोकल लेंथ चेंज हो गई, तो फोकल लेंथ से कोई मतलब नहीं है हमें, फोकल लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, है ना, फोकल लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है। याद रखिए कि इंटेंसिटी अपर्चर पे डिपेंडेंट है। अब इन्होंने पूछा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पूछा है, तो सुनिए, सिंस डायामीटर को अपर्चर कहते हैं यहां पर, अपर्चर ऑफ लेंस है ना, अपर्चर ऑफ लेंस रिमेन्स सेम, अपर्चर ऑफ लेंस रिमेन्स सेम, सो इंटेंसिटी रिमेन्स सेम, ब्राइटनेस उतनी रहेगी, इंटेंसिटी रिमेन्स सेम, और अगर इंटेंसिटी सेम रहेगी सो करंट विल रिमेन सेम, सो करंट विल रिमेन सेम बच्चों, ठीक है, करंट सेम रहेगा। आई होप आप समझ गए, ठीक है, इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही बच्चों, ठीक है, इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी बेटा डिस्कस करते हैं, सर क्या टाइम हो रहा है बताएं बच्चों के लिए, 3:50 हो रहा है। हाँ ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन करा दूं बच्चों, फिर डिस्कस करूंगा, 5 मिनट आपसे बातचीत करूंगा, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन करा दूं, जितने क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अगले वाले सेशन में मैं इसके जो क्वेश्चंस आप बोलेंगे टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जो अगर हम समय कम की वजह से नहीं डिस्कस कर पाएंगे तो वो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जेईई मेंस के पीवाईक्यूज हैं, 15 टोटल क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए तो मैं जरा ना कुछ क्लासी क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको मजा आ जाए, है ना, ये वाले थोड़े इजी हैं, क्लासी करा देता हूं। चलिए आई होप यहां तक क्लियर है सबको, पहले जल्दी से बताइए क्लियर 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 क्लियर, ऑल क्लियर, जल्दी बताइए ऑल क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए ऑल क्लियर, हाँ जी, हाँ जी, सही है, सही है। आइए आइए कुछ कुछ कर दे, तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन यार, बहुत हो गया मतलब ना, तब जरा आसान आसान से करा दिए। ये वाला तो आप ही बता देंगे, जेई मेन है भाई, वैसे तो 2024 आप देख रहे हैं, जेई मेन का भी कोई खासा लेवल नहीं है। चलिए करिए जरा, ये वाला बता दीजिए क्विकली मेरे को, फिर मैं कुछ तड़कता भड़कता सा ढूंढता हूं इस पीपीटी में से कि आपको लगे यहां शो स्टॉपर हुआ है भाई। सही बात है बेटा, अगर एपर्चर बढ़ेगा तो ही करंट बढ़ता है, तो ही इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, करा दूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे करा दूंगा बेटा। अभी आज थ्योरी कवर करनी थी ना, अगली बार से क्या करूंगा, पढ़ाने का सेशन 1 घंटे का रखूंगा, अगले सेशन में क्वेश्चंस कराऊंगा। मुझे लगता है दोनों चीजें एक साथ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सेशन, एक दिन एक सेशन में, जैसे अगले में डी ब्रॉगली पढ़ाऊंगा, डी ब्रॉगली में तो क्वेश्चन भी करा दूंगा साथ में, है ही क्या पढ़ाने को, ठीक है। सुनिए कर लेंगे यार वर्कआउट, आज तो पहला सेशन था, थोड़ा टाइम लगेगा वर्कआउट करने में चीजों को मुझे, है ना।
अभी देखना पड़ेगा क्या स्पीड आई क्या नहीं आई, क्योंकि मैं वो पीपीटी बना बना के नहीं पढ़ाता यार कि लिख लिया टॉपिक कि क्या कराना है, आधा लिखा हुआ है बस बोल दिया, मुझे नहीं अच्छा लगता वो तरीका। सुनिए ये बताइए जरा, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, दो अलग अलग इंटेंसिटी, सेम वेवलेंथ, ग्राफ बताइए, सेम लैम्डा, तो क्या होगा सेम के ई मैक्स, और अगर सेम के ई मैक्स तो सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे हो गया सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। डिफरेंट इंटेंसिटी तो डिफरेंट सैचुरेशन करंट, ठीक है। चलिए एक बढ़िया सा इसके बाद कोई अच्छा सा शो स्टॉपर टाइप ढूंढते हैं क्वेश्चन, ठीक है, राइट। चलिए तो क्या होगा यहां पर, इंटेंसिटी I2 बड़ा I1 से, ये भी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, I2 बड़ा I1 से, सैचुरेशन करंट I2 में ज्यादा होगा I1 से, और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि वेवलेंथ सेम है। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। यार एक और कर दो, इसके बाद ना ये दो और जरा हवा में हो जाएंगे, फिर मैं आपको एक बहुत ये वाला कराता हूं जरा, शो स्टॉपर 2022 का, ठीक है। बस एक मुझे आंसर बता दो आप खुद ही, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस के मुझे आंसर आप जल्दी से बता दो चैट में, ये बहुत इजीली हो जाएंगे हवा में। इसके बाद एक शो स्टॉपर कराऊंगा आपको, बस एक शो स्टॉपर, सच्ची मजा आ जाएगा आपको उस क्वेश्चन में, मतलब प्रॉमिस कर रहा हूं, ग्लैड हो जाएंगे आप उस क्वेश्चन में, ठीक है। जाहिर सी बात है कि बातें नीट लेवल और जेईई मेन लेवल की हो रही है ना, ऐसा नहीं कोई एडवांस का क्वेश्चन कराना है। चलो जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा, कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं है। ये आजकल बड़े प्यारे लग रहे हैं इन लोगों को ना, जेईई मेन में भी आ रहे हैं केमिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। चलो देखो, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओहो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही है ना। तो भाई चलिए तो गलत ही हो गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ओ बिल्कुल गलत, बी बिल्कुल गलत, बी बिल्कुल गलत। मैं आपको बता चुका हूं ये बात ना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती, बिल्कुल गलत है, तो बी गलत है भाई। अरे वाह, बी गलत। चलो अब बस सी देखना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही है भाई, आज तो करा हमने। ए और सी बिल्कुल सही है, तो फिर ए और सी सही है तो ए और ई थोड़ा ना हो जाएगा। ई देखते हैं क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ओहो गलत, ई गलत। इजी देख रहे हैं बच्चों, सत प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जेईई मेन का भी क्वेश्चन है, देख लीजिए 2023 जेईई मेन 8 अप्रैल का क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। मॉडर्न फिजिक्स इजी होती है, ये ग्लूकोज का काम करेगी, इंस्टेंट एनर्जी देगी आपको, ठीक है। कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है क्या आपका फिजिक्स में, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है क्या आप फिजिक्स पढ़ते वक्त कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करिए। चलिए बच्चों, ठीक है, राइट, डन। आइए ये वाला कर दीजिए प्यारे बच्चों, ये वाला कर दीजिए एक क्वेश्चन, 2023 जेईई मेंस, ये वाला कर दीजिए, फिर बस एक शो स्टॉपर कराऊंगा आपको, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बाकी आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जल्दी करिए जल्दी से, बस फिर एक शो स्टॉपर कराऊंगा, बस खत्म। फिर आंसर बताइए इसका, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन 5500 एंगस्ट्रॉम है, 5500 एंगस्ट्रॉम है। सुनिए एक मिनट, जो विबग्योर होता है ना, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, विबग्योर, ठीक है। ये 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है अप्रोक्सीमेटली, येलो लाइट होती है अप्रोक्सीमेटली 5500 एंगस्ट्रॉम पे। आपने पढ़ा होगा ना सोडियम की दो लाइंस, 5893 5896 एंगस्ट्रॉम, 5893 5896 एंगस्ट्रॉम, तो ये येलो लाइट होती है। अब कह रहे हैं, अब हमसे कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड व्हेन दिस मटेरियल विद मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन फ्रॉम 75 वॉट इंफ्रारेड लैंप, ये वॉट से इंटेंसिटी पता लग रही है, ये हाई इंटेंसिटी का इंफ्रारेड लैंप है, ये लो इंटेंसिटी का इंफ्रारेड लैंप है, ये हाई इंटेंसिटी का अल्ट्रा वायलेट है, ये लो इंटेंसिटी का अल्ट्रा वायलेट है। बताइए क्या आंसर होगा। तो आपको पता है ना, अगर विजिबल लाइट से ज्यादा एनर्जी होगी तो बढ़िया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट और रेड के बाद इंफ्रारेड। तो अगर आप इंफ्रारेड लैंप पे चले गए तो इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि ये 5500 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी एक्चुअली में वर्क फंक्शन के बराबर है,
और अल्ट्रावायलेट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लैंप की पावर बोली गई है, वॉट बोला गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ इंटेंसिटी बता रही है बालकों। आप ये याद रखिए कि अल्ट्रावायलेट लैंप से ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने वाला है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अल्ट्रावायलेट से होने वाला है। इंफ्रारेड लैंप 100 वॉट का हो, 1000 वॉट का हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वॉट इंटेंसिटी डिसाइड करती है। आइए बस एक क्वेश्चन करेंगे, दैट वुड बी द शो स्टॉपर फॉर टुडे, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करके। चलिए करें बच्चों, राइट 10 बच्चों। आइए, हो गया, एक बार बोल दीजिए क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बोलिए। चलिए एक शो स्टॉपर करते हैं बस। चलिए ये इजी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन कर लीजिए 2022 का, आपको बढ़िया लगेगा क्वेश्चन। आपको ये बात समझ आएगी कि एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी में लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता एनर्जी का, बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी बट उस हिसाब से नहीं बढ़ती, ठीक है। चलिए शो स्टॉपर करते हैं। आइए, दिस वुड बी द शो स्टॉपर। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इससे बढ़िया नहीं होते, क्योंकि हमें रेस्ट्रिक्टेड नीट लेवल पढ़ना है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है उसके लिए, है ना। सुनिए, तो क्वेश्चन है, let K1 and K2 be maximum kinetic energy of photoelectrons emitted when two monochromatic beams of wavelength lambda 1 and lambda 2 respectively are incident on metallic surface। एक मिनट सुनिए ध्यान से, मेटालिक सरफेस है बेटा, देख लीजिए ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वर्क फंक्शन फाई है, मतलब है ना, लैम्डा 1 इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी K है, K1 है, K1 है, ठीक है। आइए आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख देते हैं, क्या होगी, hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस K1। क्वेश्चन में लैम्डा 1 3 टाइम्स लैम्डा 2 गिवन है, तो इसको लैम्डा 1 को 3 टाइम्स लैम्डा 2 भी यहीं लिख लेता हूं, 3 टाइम्स लैम्डा 2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस K1, 3 उधर ले जाता हूं, तो ये आएगा आपका hc बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स वर्क फंक्शन प्लस K1 इंडीड। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है। शो स्टॉपर है, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आपको सीखने को मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है, दूसरे पार्ट में, कि हमने वही मेटल लिया, ठीक है, और लाइट की वेवलेंथ चेंज कर दी बच्चों, हमने लैम्डा 2 कर दी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी K2 है, ओके, राइट। तो hc बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस K2। यहां तक क्लियर है, एक बार क्विकली लिख दीजिए, यहां तक क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, शो स्टॉपर। आइए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा hc बाय लैम्डा 2 में से hc बाय लैम्डा 2 माइनस हो गया तो 0 आ गया, 3 5 में से 5 माइनस हो गया, तो अच्छा हमने कुछ 3K1 नहीं लिखा था इधर बच्चों, ये जब 3 मल्टीप्लाई हुआ था ना लैम्डा 2 से, 3 5 प्लस 3K1 था, ओके। तो ये 0 हो गया, और ये 3 5 माइनस 5 2 5 हो गया, और ये हो गया आपका 3K1 माइनस K2, ओके, परफेक्ट है। इस साइड ले आते हैं इसको, ये हो जाएगा K2 माइनस 3K1 ट्वाइस ऑफ वर्क फंक्शन के बराबर है। किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमने वर्क फंक्शन को पॉजिटिव लिख दिया, तो यानी K2 माइनस 3K1 पॉजिटिव हो गया, यानी K2 बड़ा है 3K1 से, यानी K1 छोटा है K2 बाय 3 से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, K2 छोटा है K1 बाय 3 से, ठीक है। K1 इज लेस देन K2 बाय 3, ठीक है। ये ऑप्शन बी आंसर रहेगा, ये आपका शो स्टॉपर क्वेश्चन है। 6-7 क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर पाए समय की कमी की वजह से। अगले सेशन में बच्चों इन क्वेश्चंस में कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा तो वो डिस्कस करेंगे, और साथ में करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर को फिनिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। आपके कोई सवाल है, कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं ये पीपीटी, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर, ठीक है, फिजिक्स विद अंकुर सर मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। मैंने एक फोटो लगा रखी है अपनी 4-5 साल पुरानी, तब थोड़ा मैं बेटर दिखता था, इसलिए यार अभी थोड़ा खराब दिखता हूँ, ठीक है। तो अब बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन था यार, जेईई मेंस का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एनर्जी बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी, बट उतनी नहीं बढ़ रही कि आप सोच रहे ट्रिपल ही हो जाएगी। किसी को कुछ पूछना है बच्चों, अपना कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, ठीक है। हम यूजुअली वीक में 3 सेशंस रखा करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली इसे हम ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रखेंगे। अगले वीक से स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली,
आज थर्सडे है, इस वीकेंड पे सैटरडे संडे मंडे मैंने कोई किसी मंदिर में जाना है दूर, मेरे को काफ़ी दिन पहले से बोला हुआ था, तो मैं इस अपकमिंग ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे अगले वीक में लाइव रहूंगा। टॉपिक्स आपको पता लगते रहेंगे टेलीग्राम पे। टेस्ट आपको एक चैप्टर खत्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है टेस्ट। आप टेस्ट देंगे, उसके बाद आपको रिटर्न सोल्यूशन मिल जाएंगे उसके, आपका स्कोर मेरे तक आएगा, आपका दुख दर्द आप मेरे से शेयर कर सकते होंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं एंड्रॉइड ऐप का लिंक शेयर कर दूंगा, टेस्ट कहाँ पे आएंगे आपको बता दूंगा। सर एक दिक्कत है कि जब भी टेस्ट देता हूँ तब टाइम इशू है, और कॉन्सेप्ट तो आता है पर टाइम बहुत लगता है। बेटा थोड़ा सा बायो को तेज करो, फिर अगर ऐसा है ना टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा बायो को तेज करो, या एक बार पेज को स्कैन करके ये कोशिश करो कि अगर बहुत लेंदी या बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो उसको छोड़ के पहले 4-5 बीच के कर लो, क्योंकि आपको पता है कि इस बार 528 नंबर कट ऑफ थी, जो कि 720 में से लगभग 192 मार्क्स कम है। पूरी फिजिक्स छोड़ने पे भी लोग सेलेक्ट हो रहे थे, ठीक है। जज्बाती नहीं बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें फिजिसिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। तो ये याद रखिए, अगर बहुत लेंदी क्वेश्चन है तो यू कैन लीव इट, 1-2 क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं अनलेस यू आर एमिंग फॉर रैंक 1, ठीक है। देखो बेटा, आपको ये लेक्चर्स में ज़्यादा टाइम लग रहा है जिनको, प्यारे बच्चों आप ये समझ के चलिए कि आप कम से कम बायोलॉजी में, फिजिक्स केमिस्ट्री देखिए अपना अपना टिल्ट है, कम से कम बायोलॉजी में आप डिसाइड करिए कि मुझे माइक्रोब्स के लेक्चर नहीं देखने हैं, मुझे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लेक्चर नहीं देखने, मुझे खुद समझ आता है, मुझे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर समझ आता है, मुझे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन खुद समझ आता है, तो मैं उनको एनसीईआरटी से डायरेक्ट कर लेता हूँ। बाकी बायो मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री का है, बायो का है, मैं अपने आप कर लेता हूँ। कुछ चैप्टर्स के लिए आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी, बायो के अंदर मॉल बेसिस, इनहेरिटेंस वेरिएशन है ना, इन चीज़ों की देखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों की आपको स्किप करनी पड़ेगी, है ना। फिजिक्स के अंदर भी अगर आप कुछ इजी चैप्टर्स हैं, बहुत इजी चैप्टर्स जो हैं, जो इस टाइप के मॉडर्न फिजिक्स टाइप के, आप उनको क्विकली कवर अप कर सकते हैं छोटे लेक्चर से। जो लोग बड़े लेक्चर ले रहे हैं वो बुरे नहीं है यार, वो और अच्छा है कि डिटेल पढ़ा रहे हैं। अब उसे नहीं कर पा रहे पूरा, तो आपको डिसाइड करना है कि थोड़ा सा छोटा रास्ता ढूंढिए, है ना। क्योंकि मैं आपका दुख झेल चुका हूं, मेरे 605 नंबर आए थे नीट 2024 में। वैसे मैं DTU से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। DTU का नाम पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, और उसके लिए क्या रैंक चाहिए होगी आप समझ सकते हैं। मेरी 652 रैंक थी AIEEE में, ठीक है। मैंने मज़े के लिए दे दिया नीट 2024, 605 आए, जूलॉजी में 165 आ गए, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके गया, बट बॉटनी भूल गया मैं वहाँ पर। क्यों भूल गया? मैंने रिविजन नहीं किया, एक हफ्ता पहले 5-6 चैप्टर पढ़ के भी नहीं गया था। तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अरे राघवंश, अच्छा एम रखो, रियलिस्टिक एम रखो, सिलेक्शन बहुत अच्छा कॉलेज, ड्रीम कॉलेज मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रैंक 1 के लिए तो किस्मत भी चाहिए यार। फिजिक्स में नंबर उतने नहीं आते, बढ़िया, इवन आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस। बेटा कॉन्फिडेंस से करो, थोड़े से इजी टॉपिक पकड़ लो, थोड़े से इजी टॉपिक पकड़ लो, उनसे करोगे तो क्वेश्चन कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा, ठीक है। आप हर आदमी रोटेशन में करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो। भाई साहब जेईई मेन की हर शिफ्ट में आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नीट में भी आया था, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पकड़ लो, अगर कुछ बहुत मुश्किल चैप्टर हैं, इजी चैप्टर्स पे फोकस करो, पहले 10-12 इजी चैप्टर्स करो, स्कोर तो बराबर ही आएगा। ईएम वेव का भी एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर रोटेशन का भी आ रहा है तो पहले ईएम वेव कर लो। मैं नहीं कह रहा रोटेशन छोड़ो यार, मैं कह रहा हूं पहले ईएम वेव कर लो, तो क्या प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। बेटा अभी अगर 400 आ रहे हैं तो थोड़ा बायो पे फोकस करा जाए पहले, है ना। क्योंकि फिजिक्स की वजह से, देखिए प्लीज बच्चों किसी भी चीज को ना पर्सनल मत लीजिएगा। आप मुझे बड़ा भाई या कुछ भी समझ सकते हैं, आप ऐसे समझ के चलिए कि सिर्फ फिजिक्स की वजह से 400 नहीं आते, 450 नहीं आते, है ना। हमें अपने वीक एरियाज बायो और केमिस्ट्री में भी फिक्स करने पड़ेंगे। 320 की तो फिजिक्स नहीं आती ना, तो जहां जल्दी स्कोर बढ़ता है ना, आज मेरे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का मुझे रॉ वोल्फ या मोमेटोरिया के अलावा कुछ याद नहीं है भाई साहब। मैं अगर रात को घोट लूं पूरा चैप्टर, कतई अगले दिन फुल आ जाएंगे। बट ऐसा वेव्स में नहीं होता, ऐसा एसएचएम में नहीं होता, ऐसा रोटेशन में नहीं होता, ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होता। तो पहले ओवरऑल स्कोर इंप्रूव करिए, फिर सब्जेक्ट वाइज करिए प्यारे बच्चों, है ना। हाँ यार, रोटेशन के वीडियो अनिकेत अभी मैं और डालूंगा। अभी मैं एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग भी कवर अप करूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर में। बीच में थोड़ा जेईई मेन मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, जेईई मेन के पेपर आ गए तो उसमें थोड़ा बिजी हो गया था यार। हाँ कोई बात नहीं है यार, लेट स्टार्ट किया, कोई बात नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। लेट स्टार्ट कुछ नहीं होता, अंत में आपके नंबर मैटर करेंगे प्यारे बच्चों। यार टेस्ट से पहले ना आपको देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पर्टिकुलरली आपके जो क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट्स गलत होते हैं ना फ्रीक्वेंटली, आपको उसके लिए अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनानी पड़ेगी
और बायो के लिए रिवीजन आप पेपर से पहले 4 बार करके जाइए, क्योंकि मैं ये फील करके चुका हूं कि हफ्ता अगर अगर 1 महीना बायो रिवाइज नहीं किया जाए सब इवेपोरेट हो जाती है यार। ठीक है, शायद मैं बायो के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि मैंने एज अ स्टूडेंट ही पढ़ी, जीरो व्हाट इज अ सेल भी नहीं पता था, वहां से स्टार्ट किया था, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री तो क्या यार कि मैं टीचर हूं तो मैं उतना अच्छा नहीं बता पाता कि बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है। आप अपनी दिक्कत बताएंगे, मैं सोल्यूशन बताऊंगा। राघवंश यार, जेई मेंस और नीट का ना कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार जेई मेंस का पेपर कॉन्सेप्चुअल कन्वेंशनल आया था, 20 क्वेश्चन एवरेज थे, 5 बहुत तगड़े थे, है ना। 20 क्वेश्चन एवरेज थे, 5 बहुत तगड़े थे। जनरली पेपर जेई मेंस का काफी इजी मॉडरेट पेपर थे लास्ट ईयर के फिजिक्स के, बता रहा हूं। बट नीट का पेपर आप जानते हैं क्या था, तो मुझे नहीं लगता कि जेई मेंस और नीट का कोई खासा लेना देना होता है। लोग व्यूज बटोरने के लिए बोल रहे थे जेई मेन ऐसा आया इसलिए नीट ऐसा भी आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बेटा 130 140 के लिए फिजिक्स में मैंने एक पिरामिड स्ट्रैटेजी डाली हुई है वीडियो में, आप एक बार देखो उसमें कि मैंने वो बताया कि ये वो चैप्टर जिनमें कम एफर्ट पे मार्क्स जल्दी आपको दिखने लगेंगे, जल्दी चमकने लगेगा। यार यही तो है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, 4 दिन दवाई ली, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। अब कोई डॉक्टर ऐसी दवाई देते अगले दिन ही बढ़िया फील करने लगेगा, मजा आ गया। तो वही है कि ये वैसी चीजें हैं कि ये इंस्टेंट मेडिसिन है, आसान चैप्टर बट वेटेज है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की, ज्यादातर एवरेज 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ही आते हैं चैप्टर से। करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़े 3-4 आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर से 2-3 आ जाते हैं, तो थोड़े इजी चैप्टर उठा के स्कोर इंप्रूव कर लीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री में बेटा इनऑर्गेनिक और फिजिकल थोड़ा स्ट्रांग करो, अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा उसके बाद। और कुछ कोशिश करो केमिस्ट्री में कि आप एनसीईआरटी एक इंटेक्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन कर लो, क्योंकि मैंने 2024 और 2023 नीट देखा तो मुझे तो पूरा एनसीईआरटी दिखा। 25 में 4-5 क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, बट ओवरऑल एनसीईआरटी ही होता है केमिस्ट्री। अनिकेत बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बायो के, अगर आप बोर हो जा रहे हो तो, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बायो के। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए पता लगता है यार कि सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ये दुख झेल चुका हूं मैं। चलिए, आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा। मिलते रहेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, बाय। बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। मैंने थर्सडे को 22 जनवरी को लाइव सेशन लिया था। लाइव सेशन के अंदर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस किए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट्स किए। हमने ये देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंडेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंडेंट है, 5-7 ग्राफ्स करे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन हमारा रह गया था, जो जहां से मैंने शुरुआत करी थी। वो क्वेश्चन मैंने सोचा था एंड में डिस्कस करूंगा, बट हम भूल गए थे। तो सबसे पहली बात ये थी कि आखिर वेव थ्योरी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद हम डुअल नेचर में आते ही बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। ये पुरानी वाली एनसीईआरटी का एक सुपर ब्यूटीफुल सवाल है जो आपको इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि वेव थ्योरी आखिर कैसे गलत साबित हो गई, और जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमने पढ़ी थी कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। अगर हम वेव नेचर को ट्रू मानते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के होने का टाइम कैलकुलेट करते तो बहुत ज्यादा आ सकता है, घंटों से लेकर के सालों तक आ सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर वो टाइम आधा साल आएगा। एक लाइट फॉल कर रही है एक मेटल पे, आधे साल बाद, हाफ ईयर के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो वहीं से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को साबित किया गया कि वो वेव थ्योरी से नहीं पार्टिकल थ्योरी से होने वाला है। तो आज मैं आपको इसमें कराने वाला हूं एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, वेव थ्योरी से कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाया पुरानी एनसीईआरटी का। और इसके बाद आज मैं कॉन्सेप्ट लेने वाला हूं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ में कुछ 15 आलीशान सवाल लेके आया हूं मैं आपके पास, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज। हर एक सवाल में एक नया और प्यारा कॉन्सेप्ट है बालकों, आपको मजा आ जाएगा सीख करके, ठीक है। चलिए, सब पहली बात और कि मैं ये और सोचता हूं कि लाइव सेशन में थोड़ी सी पढ़ाई कम हो पाती है, तो अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट अच्छा लगता है तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कंटिन्यू कर लूंगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडेज मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद रे ऑप्टिक्स। और अगर आपको लाइव अच्छा लग रहा है तो वी विल ट्राई टू मेक इट
लाइव क्लास ओनली, ठीक है। तो आप मुझे भी कमेंट्स में बताइएगा। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज डी ब्रॉगली करेंगे। आइए, डी ब्रॉय बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, ठीक है, विदेशी लोगों का खेल अलग ही होता है, ठीक है। हाइगेंस प्रिंसिपल, ह्यूगेंस, हाइजेन, ह्यूजन की जगह भी ऑइखन्स प्रिंसिपल बोलते हैं। डच था भाई, डच, नीदरलैंड्स का आदमी था भाई, ठीक है। तो देखिए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है और यही बताएगा कि वेव थ्योरी आखिर कैसे गलत साबित हो गई। तो क्वेश्चन देखिए, पहले आप समझिए कि वेव थ्योरी क्या थी। वेव थ्योरी ने बोला कि लाइट की फ्रीक्वेंसी से हमें कोई लेना देना नहीं है, लाइट की एनर्जी इंटेंसिटी से डिसाइड होती है। तो अगर एक बहुत लो इंटेंसिटी की लाइट, अब फ्रीक्वेंसी की तो बात ही नहीं कर रहे, कह रहे किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हो फर्क नहीं पड़ता, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक अगर कुछ लो इंटेंसिटी की लाइट भी मेरे हाथों पे फॉल करती है, तो वो कह रहे हैं इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो भले ही लो इंटेंसिटी है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा, वो एटॉमिक एरिया, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। जब उसके पास टोटल उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी कि उसके वर्क फंक्शन के बराबर आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इसमें कंसिडरेबल टाइम लग सकता है ना। ये वेव थ्योरी की गलती थी। पार्टिकल नेचर बोलता है कि जब एक फोटॉन है, अब कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, जरूरी नहीं है कि एमिशन 100% हो, सारे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन एमिट करने में कामयाब नहीं होंगे, 1%, 2%, 5%, 10%। एक फोटॉन एक पत्थर की तरह जाके टकरा गया इलेक्ट्रॉन से, सारी एनर्जी उसने अपनी इलेक्ट्रॉन को दे दी और इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी इस्तेमाल करी न्यूक्लियस के फोर्स को ओवरकम करके बाहर आने के लिए, जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। बची हुई एनर्जी से वो भागने लगा। तो पार्टिकल नेचर ने बात करी एनर्जी की, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है और जब फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को दो तरह से इस्तेमाल कर रहा है, वर्क फंक्शन ओवरकम करने के लिए और भागने के लिए। वेव थ्योरी कह रहा है कि इंटेंसिटी, लाइट की एक मिनिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो मर्जी हो, और जब लाइट फॉल करेगी तो भले ही लो इंटेंसिटी की हो, वो इकट्ठी होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी। जब इतनी एनर्जी बिल्डअप हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा बाहर। तो इससे ये साबित होगा यहां पर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो कितना भी टाइम लग सकता है, बट एक्सपेरिमेंटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटली हो गया। यहीं पर कलेश हुआ वेव थ्योरी के साथ। आइए समझिए, क्वेश्चन है पुरानी एनसीईआरटी का, बहुत प्यारा क्वेश्चन। लाइट ऑफ इंटेंसिटी 10⁻⁵ वॉट पर मीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ सोडियम फोटो सेल जिसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एज्यूमिंग दैट, वो वेव थ्योरी फ्रीक्वेंसी की तो बात ही नहीं कर रहा, मतलब लाइट की इंटेंसिटी दे रहा है, कह रहा फ्रीक्वेंसी से तो मतलब ही नहीं होता यहां पर, तो भाई अलग ही कलेश था। चलो एनीवेज, एज्यूमिंग दैट ओनली टॉप लेयर्स ऑफ सोडियम एब्जॉर्ब्स एन इंसिडेंट एनर्जी and effective atomic area of sodium is 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन, वैसे इंस्टेंटली होता है, बट कह रहे हैं अगर वेव थ्योरी को सच मान के किया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कितनी देर में होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहला सोडियम है, सोडियम सेल है, उसमें कितनी लेयर है, 5 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो हम 5 लेयर बना लेते हैं ऐसे ही बस, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझिए बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और नीट और जेईई में दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग इसको लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे कि करना क्या कलेश है, उसके बाद की बात तो दूर की है। बेटा ये 5 लेयर्स हैं, 6 बना दी क्या, ओहो मज़ा आ रहा, तो जितनी भी लेयर बना देंगे क्या, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लेयर्स बनाई हैं। कह रहे हैं भाई इनमें ना ऊपर की लेयर का एरिया हम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, ये एरिया हम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये एरिया हमारा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब कह रहे हैं एक लाइट फॉल कर रही है इस पर, एक लाइट फॉल कर रही है, ठीक है, एक लाइट फॉल कर रही है इस पर। लाइट की इंटेंसिटी है 10⁻⁵ वॉट पर मीटर स्क्वायर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्क फंक्शन मेटल का दे रखा है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। देखिए स्टेप्स देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्टेप 1 देखिए, इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, क्या कर रहा हूं मैं, कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया इस पे इंसिडेंट है, दैट इज पावर। तो यहां से पावर आएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी है 10⁻⁵, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, है ना, तो पावर आ जाती है 2 × 10⁻⁹ वॉट। ये पावर इंसिडेंट है इतने एरिया पे पर यूनिट टाइम, सही है। अब एक्चुअली में जो ये पावर, ये एनर्जी मिल रही है, इतनी एनर्जी मिल रही है पर यूनिट टाइम, ठीक है, इसको जूल पर सेकेंड लिख दीजिए, आपको पता ही है। अब क्योंकि ये इतने एरिया पे गिर रही है और ये 5 लेयर तक जाके एब्जॉर्ब हो रही है, तो एक्चुअली में एक एटम को पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी मिल रही है,
फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर करके कितना टाइम लगाएगा वर्क फंक्शन तक एनर्जी को बिल्डअप करने पे। ये होता है वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सुनिए, यहां तक हो गया स्टेप 1। अब आइए स्टेप 2। स्टेप 2 सुनिए, इन्होंने बोला है कि एक एटम जो एरिया ऑक्यूपाई करता है, ये एटम है ना भाई, एक एटम का जो एरिया भाई, इलेक्ट्रॉन के तो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो एटॉमिक रीजन के अंदर है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल जो हम बोलते हैं। तो एक एटम जो एरिया ऑक्यूपाई करता है वो 10 की पावर -20 होता है। तो 10 की पावर -20 मीटर स्क्वायर के अंदर एक एटम होता है। ठीक है, अब आपको एरिया बोला है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 की पावर -4 एरिया के अंदर कितने एटम्स होंगे, एक सिंगल लेयर का निकाल रहा हूं अभी, तो ये यूनिटरी मेथड से निकालिए। तो n इंटू 10 की पावर -20 होगा 2 इंटू 10 की पावर -4, यहां से n की वैल्यू आती है 2 इंटू 10 की पावर 16। इतने एटम्स होंगे एक ऊपरी सतह पर, बस ऊपरी सतह पर। बट क्योंकि आपको 5 लेयर लेनी है तो नंबर ऑफ एटम्स इन 5 लेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 5 लेयर्स। ठीक है, स्टेप 3 लिख रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन 5 लेयर्स है ना, इन 5 लेयर्स कितने होंगे, 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो 5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 16, 2 इंटू 10 की पावर 16। तो ये टोटल जितनी भी एनर्जी पर यूनिट टाइम पड़ रही है ये 10 की पावर 17 एटम्स को मिल रही है भाई साहब। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एक लेयर, नीचे 5 लेयर है तो 5 से भी मल्टीप्लाई किया, तो जो ये एनर्जी पर यूनिट टाइम जा रही है ये कितने एटम्स में बट रही है, 10 की पावर 17 एटम्स में बट रही है भाई लोगों। अब सुनिए, तो एक एटम को कितनी एनर्जी मिल रही है पर यूनिट टाइम। ठीक है, मैं एक बार इरेज कर रहा हूं बाल को। ठीक है, हम ये पावर लिख लेते हैं, उसके बाद ये वाला पार्ट इरेज कर। देखिए अब स्टेप 4 क्या है यहां पर क्वेश्चन का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, हम बोल देते हैं सारी एब्जॉर्ब कर रहा है भाई, अब एज्यूम तो करना ही पड़ेगा, एब्जॉर्ब्ड बाय 1 एटम पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम क्या होगा बताइए भाई, कितनी पावर थी, 2 इंटू 10 की पावर -9, लेकिन वो कितने एटम को मिली है, 10 की पावर 17 एटम को, तो एक एटम को इतना मिला। हम मान के चल रहे हैं कि भाई ये एनर्जी इन एटम्स में बराबर बट रही है। ठीक है, कुछ एजम्पशंस हैं, उसमें भी अगर आप प्रोबेबिलिटी लेने लगे कि कितनी खाली स्पेस से निकल गई, कितनी क्या हुआ, कितना वो, तो वो बहुत ही पेचीदा मामला हो जाएगा। तो केमिस्ट्री की बात नहीं करनी है हमें, है ना, वैसे भी केमिस्ट्री जेईई मेन में मुश्किल आई है ज़्यादातर शिफ्ट्स में। ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर -26 हो गया। ठीक है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 एटम पर यूनिट टाइम है। अब भाई एटम कह रहा है मैं एनर्जी कर रहा हूं इकट्ठी कर रहा हूं, आने दो एनर्जी आने दो भाई, मैं इकट्ठी करे जा रहा हूं। जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा तो भगा दूंगा इलेक्ट्रॉन को, फेंक दूंगा यहां से। ठीक है, तो उसको एनर्जी कितनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए एनर्जी इज पावर, एक एटम के द्वारा रिसीव पावर को P डैश इंटू टाइम बोल दीजिए, ये P डैश ही है, ये P डैश ही है भाई। तो इसको कितनी चाहिए, 1.6 10 की पावर -90। एक एटम कितनी रिसीव कर रहा है, 2 इंटू 10 की पावर -26 मल्टीप्लाइड बाय टाइम बालकों। ठीक है, नोट करिए, आपको समझ आ रहा होगा यहां पर कि वेव थ्योरी आखिर गलत कैसे साबित हो गई। वेव थ्योरी ने बोला कि इतना टाइम लगेगा, कितना भी टाइम लग सकता है। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें ना तो टाइम पता है कितना आएगा, ये टाइम आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड्स। अगर हम इसे ईयर में बदलें, 1.6 10 की पावर 7, रुक जाइए, सेकेंड है ना, सेकेंड को मिनट में बदला, मिनट को आर में बदला, डेज में बदला, ईयर में बदला। ठीक है, तो मुझे ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर याद है, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ईयर आएगा। तो यहीं पर वेव थ्योरी जो है 0.5 ईयर आ जाएगा। तो यहीं पर ही वेव थ्योरी में गलती साबित हो गई, क्योंकि जब एक्चुअली में लाइट फॉल करी तो भले ही ये नहीं, जरूरी नहीं है कि सारे फोटोन से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, बट अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले फोटोन से, जो भी फोटो एमिशन की एफिशिएंसी रही था इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो आपको मजा आया होगा बच्चों, और ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, पुरानी वाली एनसीईआरटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि आपको लॉजिक तो क्लियर होना चाहिए वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का। ठीक है, तो ये हमारा लाइव क्लास में क्वेश्चन रह गया था, एक बच्चे ने कमेंट किया था सर ये क्वेश्चन रह गया, जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छोड़ दिया, तो आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में ले आया हूं। अब हम क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करने वाले डी ब्रॉय वेवलेंथ, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, और बहुत क्विकली डिस्कस करेंगे फॉर्मूले लेके 15 सुपर ब्यूटीफुल, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर लवली सवाल लेके आया हूं मैं आपके लिए, आपको मजा आ जाएगा आज, ये प्रॉमिस है मेरा। अगर आपको लगे कि बेकार सवाल है ना, आप कमेंट में लिख देना सर कि सवाल अच्छे नहीं थे, मजा नहीं आया, और अगर मजा आए तो प्लीज लिखिएगा कि सवाल बहुत अच्छे थे सर, मजा आ गया। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए भी एनर्जी सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आपके अच्छे कमेंट्स।